मेरी भाभी के शरीर में इतनी गर्मी थी कि उनके शरीर की प्यास कभी ना मिटती। मेरे भैया जब भी काम से घर आते तो उनके आते ही वो उन्हें कमरे में ले जाती और 3-4 घंटों तक करती थी। एक बार मेरे भैया का दुर्घटना में देहांत हो गया। उसके बाद मेरी भाभी रोज कई लड़कों को घर पर बुलाती। एक दिन शरीर में हटा कटा आदमी मेरी भाभी के पास आया। जब भाभी उसे कमरे में ले गई तो उसने भाभी को, मेरा नाम सोना है, मेरे माँ पापा हमारे बचपन में ही गुजर गए थे, तब से मेरे भैया ने ही मेरा पालन पोषण किया। पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक किसी भी चीज की कमी मुझे आज तक महसूस नहीं होने दी। मैं तो अपने बड़े भाई को ही अपना सब कुछ मानती थी। अब मेरे भैया एक अच्छी जॉब करने लग गए थे। हमारे रिश्तेदारों ने हमारी शादी की चर्चा करनी शुरू कर दी थी। मेरे मामा जी अक्सर हमारे घर आते और कहते कि अब तुम दोनों के रिश्ते की बात चला दूंगा मैं, शादी की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। तभी मेरे भैया ने कहा कि मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मेरी छोटी बहन की शादी अभी नहीं करूंगा क्योंकि इसे अभी नौकरी करनी है। अभी तो इसकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई है। इसके बाद इसे नौकरी की तैयारी में लगा दूंगा ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। मेरे मामा जी अक्सर भैया को समझाते कि साथ में ही शादी कर दो, तुम्हारी भी फिक्र मिटेगी और कल को पता नहीं तुम्हारी होने वाली वाइफ किस स्वभाव की होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़के की पत्नी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की आ जाती है, जिसकी वजह से उसे हर रोज घर में लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भैया ने मामा जी की एक भी न मानी और कहा कि मैं अपनी बहन को जब तक उसके पैरों पर खड़ा ना कर दूं तब तक मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। खैर, भैया का रिश्ता पक्का कर दिया गया। मेरी होने वाली भाभी का नाम कामिनी था। दरअसल मेरी भाभी हमारे नजदीक के गांव की ही थी। उस गांव से मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने के लिए एक लड़की आती थी जिसका नाम आंचल था। मैंने आंचल को फोन पर बात करके पूछा कि मेरे भैया का रिश्ता उनके गांव में किया है, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ खबर है? तभी आंचल ने कहा कि बहुत अच्छी लड़की है, काफी संस्कारों वाले घर से है। जब यह बात मैंने भैया को बताई तो भैया के चेहरे पर भी खुशी आ गई, क्योंकि वह इसी चीज से घबरा रहे थे कि कहीं कल को कोई बुरे स्वभाव वाली आ गई तो मेरा क्या होगा। भैया को हर समय मेरी ही फिक्र लगी रहती थी, लेकिन मैंने भैया से कहा कि आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा भाभी की बात मानूंगी और आपको जितना सम्मान देती हूँ उतना ही भाभी को दूंगी और माँ के समान उन्हें हर समय अपनी हर बात बताऊंगी और एक माँ की तरह ही रखूंगी जिसे उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और हम दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा भी नहीं होगा। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तू तो मेरी समझदार बहन है। फिर हम दोनों बहन भाई ऐसी बातें करते रहे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरे भैया की शादी तय कर दी गई। यह हफ्ते बाद मेरे भैया की शादी होने वाली थी और घर में मेहमानों का ताना बाना शुरू हो गया। सब लोग खुशियां मना रहे थे। कोई नाच गाना कर रहा था तो कोई खा पी रहा था, लेकिन माँ पिताजी की जो कमी थी वह तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। मेरे और मेरे भैया के चेहरे से यह दुख साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन घर में आए मेहमानों के सामने हम उतरे चेहरों के साथ भी नहीं रह सकते थे, इसीलिए सबके हंसते हुए स्वागत में लग गए। खैर, ऐसे ही धूमधाम से मेरे भैया की शादी कर दी गई। अब मेरी भाभी का धूमधाम से घर में गृह प्रवेश करवाया गया और उन्हें पूरे घर की जिम्मेवारी सौंपी गई। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। वो हर समय मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती और मेरी पढ़ाई में भी मेरी बहुत मदद करती थी। वह कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें दूसरों को पढ़ाई लिखाई करवाने में बहुत अच्छा लगता था। इसी सबके बीच मेरी भाभी की एक आदत सबसे बुरी थी और वह थी कि मेरी भाभी बहुत ही हवसी थी। वह भैया से दूर एक पल भी नहीं रह सकती थी। जैसे ही भैया घर पर आते उन्हें चाय नाश्ता तो बाद में पूछती, सबसे पहले उन्हें कमरे के अंदर लेकर चली जाती थी। एक औरत का फर्ज बनता है कि जब पति काम से थका हारा आए तो उसे चाय नाश्ता दे, उसकी खातिरदारी करे, लेकिन मेरी भाभी को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही भैया आते उन्हें कमरे में लेकर चली जाती और 2-3 घंटों के बाद बाहर निकलते।
अब तो जैसे मेरी भाभी की यह आदत बन चुकी थी। मेरे भैया को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वह भाभी के आगे मजबूर थे, क्योंकि वह एक पति ठहरे, और जब एक पति अपनी पत्नी को खुशी नहीं दे पाता तो वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। खैर, यही सोचकर मेरे भैया भी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन मुझे भाभी की यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। कोई औरत इतनी हवसी कैसे हो सकती है? अब मुझे इतनी तो समझ थी कि उनके बीच क्या हो रहा है, क्योंकि अब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी और आगे नौकरी की पढ़ाई करती थी। मुझे सब पता था कि एक पति पत्नी के रिश्ते में क्या होता है, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं भाभी को यह सब बातें नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर मैं बोलती तो मुझे ज़रा भी शोभा नहीं देता। फिर यही सब सोचकर मैं चुप रहती है, लेकिन मेरी भाभी कहाँ समझने वाली थी। फिर मैंने अपने मन को समझा लिया कि हो सकता है इन दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे ऐसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैं खुद भैया के आने का इंतज़ार करती। जैसे ही भैया आते उन्हें जल्दी से चाय नाश्ता दे देती और उनके पुराने कपड़े निकाल कर दे देती है और ऑफिस के कपड़े धोने के लिए डाल देती। और जैसे ही भाभी किचन से फ्री होती तो भैया को कमरे के अंदर लेकर चली जाती। मुझे बहुत दुख होता कि कोई औरत इतना कैसे गिर सकती है, लेकिन खैर मैं अभी मजबूर थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो जो हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था, उसका अंदाज़ा तो ना किसी ने लगाया था, ना ही कोई लगाने वाला था, क्योंकि मेरा भैया ही थे जो एकमात्र मेरा सहारा थे। माँ पापा के जाने के बाद भैया ने ही मेरी माँ पापा का सारा फर्ज निभाया था, और भाभी की ऐसी आदतों के आगे मैं सिर्फ भैया के लिए ही चुप थी। लेकिन अब तो भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना अंदर मेरे भैया की मौत हो गई और अब तो पूरा घर हमारा पलट चुका था। मैं अपने भैया को चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी, लेकिन मेरी भाभी ने तो सिर्फ उनकी 13वीं तक ही शोक मनाया। उसके बाद वह अपनी हवस के कारण तिलमिला उठती। मुझे भाभी पर बिल्कुल भी ऐसा विश्वास नहीं था कि वह भी कभी ऐसा भी करेंगे। अब तो वो अपनी हवस के चलते रोज नए नए लड़कों को घर पर बुलाने लगी। मुझे तो बहुत डर लगता था कि पता नहीं भाभी इतने लड़कों को घर पर बुलाती है और मैं भी तो अकेली ही रहती हूँ। अब मैं भाभी के साथ खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। इसीलिए जैसे ही शाम का समय होता या दरवाजे की घंटी बजती, मैं झट से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती और अंदर से कुंडी लगा लेती। जब तक वह लड़के घर से बाहर चले नहीं जाते, तब तक मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। भाभी जिन लड़कों को बुलाती थी, उन लड़कों ने आज तक मुझे नहीं देखा था। अब तो मेरी भाभी ने सारे रिश्तों को पूरी तरह शर्मसार कर दिया था। रोज नए नए लड़कों को बुलाती, कभी 2-2 लड़कों को इकट्ठे ही बुला लेती, लेकिन उनकी यह सिर्फ अपनी शरीर की गर्मी के कारण ही था। वह एक भी पैसा नहीं लेती थी। अब तो हमारा घर भी चलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि भाभी को अपनी हवस के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बस वह तो लड़कों को बुला लेती और लड़के आते तो भाभी के लिए कुछ ले आते, जिससे वह खाकर अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन मैंने अब जैसे तैसे पढ़ाई के साथ साथ एक काम को पकड़ लिया और पूरी मेहनत से उस काम को करने लगी और अपने घर को चलाने लगी, क्योंकि मुझे मेरे भाई और माँ बाप ने जो संस्कार कर दिए थे, वह मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती थी। अब तो भाभी मुझसे बात भी नहीं करती थी, क्योंकि 1-2 बार मैंने उनसे इस बारे में बोल दिया था कि यह सब गलत है, आपको यह सब छोड़ देना चाहिए। तभी शायद भाभी को मेरी बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि उन्होंने मेरे साथ बात करना ही बंद कर दिया। उन्हें तो बस अपनी हवस के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि जमाना क्या कहेगा, लेकिन लोगों को शायद मेरी भाभी की असली सच्चाई पता नहीं थी। अब तो उन्होंने पूरे घर को जैसे धंधा ही बना लिया था। घर में रोज लड़कों का आना जाना रहता, कभी कभी तो देर रात तक लड़के आते रहते थे। मेरे लिए तो इस घर में जीना ही मातम हो गया था। एक पल के लिए तो मैंने विचार किया कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में मेरे भैया का ख्याल आ गया कि उन्होंने इस घर को अपनी मेहनत की कमाई से और कितने प्यार से बनाया था। इसीलिए मुझे इस घर में रहना होगा और इस घर को सुधारना ही होगा। अगर मैं यहाँ से चली गई
तो भाभी पता नहीं इस घर को बेच देगी और पता नहीं क्या क्या गुल खिला देंगे। खैर, यही सब सोचकर मैं इन्हीं कोशिशों में पूरा दिन लगी रहती कि भाभी को किस तरह सही लाइन पर लाया जाए, उन्हें किस तरह समझाया जाए। मैंने हर समय उन्हें हर तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपनी शरीर की गर्मी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाभी आप दूसरी शादी कर लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यूं लड़कों को घर पर बुलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और हमारे समाज में और हमारे परिवार में यह जरा भी शोभा नहीं देता। आप भी तो एक संस्कारी परिवार से हो, लेकिन भाभी को मेरी बातें बहुत ज्यादा चुभ जाती। कभी कभी तो मुझे कुछ गलत ही बोल देती, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सहन कर लेती। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक रोज मैं अपने काम से आ रही थी तो मेरी पुरानी सहेली मुझे मिल गई। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे भैया की मौत के बाद तुम्हारे तो घर का हालात ही बदल गया होगा। तभी मेरे समझ में नहीं आया कि इसे भाभी की घटना के बारे में कैसे पता चला। तभी मैंने उससे बात को घुमाकर पूछना चाहा कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। तभी वह कहने लगी कि एक रोज मेरे भैया अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे कि मोहित की पत्नी यह सब धंधा करती है। अगर तुम्हें कभी भी इन सब की जरूरत पड़े तो तुम वहां पर जा सकते हो। और जब उसने पूरी बात की तब मुझे समझ में आया कि वह तो तुम्हारी भाभी के बारे में ही बात कर रहे हैं। मुझे अपनी सहेली की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि पता नहीं लोग हमारे घर को किस तरह नजर से देखते हैं। मेरे भैया का तो नाम इस कदर बदनाम हुआ पड़ा है कि लोग उनकी पत्नी के नाम से मेरी भाभी को बुलाते हैं। वह भी इस गंदी तरह से। मैंने अपनी सहेली को सारी बात बता दी। तब उसने कहा कि इस चीज का तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। तुम बस समय पर धैर्य रख, जब तुम्हारी भाभी को सब कुछ समझ में आना होगा तब उन्हें आ जाएगा। तुम्हारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। तू तो बस मेहनत कर और एक अच्छी नौकरी पाले, जिसकी वजह से तू इन सब से छुटकारा पाकर कहीं चली जा। तभी मैंने उसकी बात मान ली और अपने काम के साथ साथ पढ़ाई में मन लगाने लगी। अब तो यह काम भाभी का रोज का हो गया था, इसीलिए मुझे दुख भी नहीं होता। अब तो मैं इन सब बातों को अनदेखा करने लगी, क्योंकि एक दो बार ही दुख होता है। हर रोज अगर ऐसे काम होने लग जाए तो इंसान को यह सब देखने की आदत पड़ जाती है। लेकिन मैं अपने आप पर इन्हीं सब के बीच बहुत गर्व महसूस करती थी कि मुझे मेरे माँ बाप और भाई ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि जो काम इस घर में होता है वह सब देखने के बावजूद भी मैं अपने मन को बिल्कुल भी नहीं डोलने देती और हमेशा एक संस्कारी लड़की ही बनकर रहती हूँ। खैर, इसी सोच के साथ मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और मैं सोने चली जाती हूँ। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि हमारे घर पर एक हटा कटा आदमी आता है, जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला और शरीर में हटा कटा लंबा और काले रंग का होता है। मेरी भाभी उसे बिना कुछ बात किए सीधा अपने कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब वह दोनों बाहर निकलते हैं तो मेरी भाभी का हुलिया खराब होता है। वह तो मानो जैसे रो रही हो ऐसे निकलती है। वह आदमी घर से बाहर चला जाता है और मेरी भाभी गुमसुम बैठ जाती है। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ भाभी, सब खैर है ना? तभी भाभी ने मेरी तरफ नहीं देखा और उठकर सीधा अपने कमरे में चली गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि उस इंसान ने भाभी को कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया, जिसकी वजह से भाभी की यह हालत हो गई। खैर, मैंने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन फिर से वही आदमी आता है और भाभी के साथ कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब वापस आता है तो भाभी पहले दिन की तरह हरकत करती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आज मुझे पूरा पक्का शक हो गया था कि भाभी के साथ कुछ जरूर गलत हो रहा है। जो वह नहीं चाहती वह उनके साथ हो रहा है, क्योंकि उनके चेहरे से वह दुख साफ दिखाई दे रहा था, जो शिकन उनके चेहरे पर इस आदमी के आने के बाद होती है। वह शिकन आज तक मैंने भाभी के चेहरे पर नहीं देखी, लेकिन मैंने भाभी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया।
और सीधा कमरे के अंदर चली जाती। बस इतना ही बोलती थी कि मुझे शर्म है खुद पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर एहसास होता तो यह रोज़ाना उस आदमी को क्यों बुलाती। आखिर इस आदमी और भाभी के बीच ऐसा क्या होता है कि जिसके बाद इतना सब बदलाव हो जाता है। फिर मैंने यही सब देखने के लिए एक दिन भाभी के कमरे में छुपकर देखने का प्लान बनाया और दूसरे दिन उस आदमी के आने से पहले मैं भाभी के कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। उसके बाद भाभी तब उस आदमी को कमरे के अंदर लेकर आई और उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि भाभी और उस आदमी के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वह आदमी तो भाभी के सर पर हाथ रखते हुए भाभी को कुछ बता रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से बाहर निकल गई। मुझे वहां अचानक देखकर वह दोनों घबरा से गए। तभी मैंने पूछा कि क्या बात है मेरी भाभी, जिस काम के लिए यहाँ पर लोगों को बुलाती है आप दोनों तो वह कर ही नहीं रहे हो। आखिर आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी भाभी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शरीर की गर्मी के अंदर इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि अच्छा बुरा क्या है, भला हो इस इंसान का। तभी मैं कुछ समझ नहीं पाई तो वह आदमी बोला कि दरअसल बेटी मेरी पत्नी भी इन सब कामों में पड़ गई थी। मैं जिंदा होते हुए भी उसको नहीं रोक पा रहा था। तब से मैंने सोचा था कि जो औरत इस काम में जाएगी मैं उसे रोकूंगा और समझाऊंगा। तभी मुझे जब आपकी भाभी के बारे में पता चला कि वह इन सब कामों में पड़ी हुई है तो मैंने इन्हें समझाने का प्लान बनाया और इनके घर पर आ गया। एक दिन मैंने इन्हें बहुत ही खूबी और गहराई से समझाया कि इनके दिल पर मेरी सारी बातें जा लगी और इन्हें सब कुछ समझ में आ गया। तब से मैं रोज़ाना इनको समझाने के लिए ही इनके घर पर आता हूँ। तभी भाभी कहने लगी कि हाँ, इस आदमी ने मेरी आंखें खोल दी। अब तो मुझे उस आदमी के ऊपर गर्व हो रहा था कि जो काम कोई नहीं कर पाया वह उस आदमी ने कर दिया। मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी भाभी के भी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और कहा कि गलतियां इंसान से ही होती है। अब आप अगर सही रास्ते पर आ जाती हैं और अच्छे से जीवन जीती है तो आपकी सारी गलतियां भुलाई जा सकती हैं। तभी भाभी ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी और मैं ऐसे अच्छे अच्छे काम करूंगी जिससे तुम्हारे भैया और सबका नाम रोशन हो ना, कि उनका नाम बदनाम हो। तभी उस आदमी ने हम दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा कि मेरा काम तो हो गया, अब आप दोनों अपने जीवन में खुश रहो। इतना कहकर वह आदमी चला गया। अब मेरे चेहरे पर वह मुस्कान थी जो मैं वर्षों से देखने को तरस गई थी। अब मेरी भाभी पूरी तरह से बदल चुकी थी। हम दोनों ने मिलकर हमारे पूरे घर को एक अच्छा आशियाना बना दिया और अपने भैया के नाम को आगे बढ़ाने में लग गई। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।